अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रहान अहमद और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 HTML। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपने उसके काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। रिमेनिंग पार्ट्स को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपनी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और यहाँ पे क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लें। ठीक है, और मेरे पास आपकी बुक अवेलेबल है इस वक्त। मैं बुक को ओपन कर लेता हूँ। तो हमने जहाँ से पढ़ना है वो है क्रिएटिंग लिस्ट्स। लिस्ट्स क्या होती है कि जब आपके पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो आप उनको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए आप लिस्ट को इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना। अक्सर आपने पर्चियों पे कुछ चीज़ों के नाम लिखे होते हैं, या अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उन आइटम्स के आपने नाम लिखे होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। इसी तरह से जब आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर लिस्ट ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, आपको लिस्ट टैग्स हैं, दो तरह के होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको उन आइटम्स को लिस्ट फॉर्मेट में वेबसाइट पर रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए हम इसी फोल्डर में ओपन विद कोड करेंगे और ओपन विद कोड करके हम एक फ़ाइल बना लेंगे, HTML फाइल, और उस फाइल का हम नाम दे देते हैं list.html। ठीक है, फिर आप HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर लें। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे फॉरवर्ड मूव करें। ठीक है, वेब पेज का हम टाइटल लिख देते हैं लिस्ट। ठीक है, और आपको किस तरह की लिस्ट बनानी है ये डिपेंड होता है ना। बाज़ औक़ात आप क्या होता है कि सिर्फ नाम लिख लेते हैं पर्ची पे, उसकी नंबरिंग नहीं देते, तो ऐसी लिस्ट को कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और बाज़ औक़ात आप आइटम्स के नंबर देते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से वेबसाइट पे बनानी है और ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से बनानी है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहें ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना तो आपको लिखना है OL एंड देन क्लिक ऑन एंटर, और फिर आप कितने आइटम्स को रिप्रेजेंट करने लगे हो तो हर आइटम के लिए आपको एक लिस्ट टैग बनाना पड़ेगा, और वो होता है LI। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 आइटम्स को रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको इंटू 3 कर दूँगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 3। तो मेरे पास 3 लिस्ट टैग आ गए, ये देख सकते हैं, 1, 2 और ये 3 आ गए। इन सब के अंदर मैं लिख दूँगा आइटम। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम नंबर 1, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम नंबर 2, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम नंबर 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको लाइव प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हैं कि इनमें नंबरिंग आई हुई है, देखें 1, 2, 3, तो ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी तरह से अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे लिस्ट ऑफ आइटम्स जिनमें मैं नंबरिंग नहीं देना चाहता, तो उसके लिए आपको UL लिखना है, देन क्लिक ऑन एंटर। तो आप LI लिखें, इसमें भी मैं 3 ही बनाना चाहता हूँ तो इंटू 3 करूँगा तो लिस्ट टैग मेरे पास 3 आ जाएंगे। यहाँ पे भी मैं यही लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। ठीक है, अब अगर इसको लाइव प्रीव्यू करूं तो आप देखें ऊपर वालों और नीचे वाले आइटम्स में क्या फ़र्क है कि ऊपर वालों आइटम्स में नंबरिंग आ रही है 1, 2, 3, और नीचे वालों में नहीं आ रही, जैसे डॉट डॉट और डॉट, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट। वो किस तरह से बनानी है, लेट्स से हम इसी को ले लेते हैं, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, नहीं बल्कि एक और बना लेते हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर मैं लिस्ट आइटम्स 2 ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इंटू 2 करूँगा। पहले वाले में मैं नाम दे देता हूँ आइटम नंबर 1 का, और दूसरे वाले में मैं नाम दे देता हूँ आइटम नंबर 2 का, और इन दोनों लिस्ट टैग के दरमियान बिटवीन मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट को एंटर करूँगा, तो उसके लिए UL लिखा है एंड देन क्लिक ऑन एंटर। और इस नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कितने टैग्स चाहता हूँ लिस्ट टैग के, ताकि मैं आइटम्स को इंक्लूड कर सकूँ 3, और मैं हर किसी में लिखूँगा आइटम नंबर 1A। ठीक है,
आइटम नंबर 1B, ठीक है, और नीचे आइटम नंबर 1C, ठीक है। अब ये देखना है किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देखें, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से आया आइटम नंबर 1 और इसके सामने बुलेट पॉइंट आया क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके नीचे जो आइटम है वो आइटम 2 है, उसमें भी बुलेट पॉइंट आया क्योंकि वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके अंदर जो मैंने नेस्टेड लिस्ट इंसर्ट की थी वो भी अनऑर्डर्ड थी, उसमें भी बुलेट पॉइंट्स आए, लेकिन वो फिल नहीं है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर है ना, ये एम्प्टी हैं, ये देखें एम्प्टी हैं, और इनके अंदर वही आइटम्स है जो मैंने मेंशन किए थे, आइटम नंबर 1A, 1B एंड 1C, ठीक है। तो ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। अब एक होता है डेफिनेशन लिस्ट, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा DL एंड देन क्लिक ऑन एंटर। डेफिनेशन लिस्ट ये होता है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टॉपिक है और उस पर आप एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं, यानी एक टॉपिक है और उस पर कोई एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हो, तो आप डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हो। और टॉपिक के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, DT, ठीक है। और उसमें आप दे सकते हो HTML, ये टॉपिक हो गया, और इस टॉपिक के बारे में क्या फर्दर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो वो आप DD टैग के अंदर लिखोगे, यानी डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डेफिनेशन टाइटल एंड देन उस टाइटल की डेफिनेशन DD टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो HTML, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। अब मैं इसको लाइव प्रीव्यू करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे ये HTML DT टैग की मदद से आ रहा है और इसकी जो डेफिनेशन आ रही है वो DD टैग की मदद से आ रही है, और ये दोनों किसके अंदर क्लोज हैं, DL टैग के अंदर, डेफिनेशन लिस्ट टैग के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये सारा था अबाउट लिस्ट। तो ये जो कोड है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बल्कि प्रोवाइड कर दूंगा गूगल ड्राइव में, वहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, ये मैं सब आपको बता चुका। अगला टॉपिक है इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स। आप अपने वेब पेज में किसी भी पीस ऑफ कॉन्टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हो, और फिर इमेज किस तरह से आप अपने HTML पेज में इंसर्ट कर सकते हो, और उस इमेज को आप एज अ बैकग्राउंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब देखते हैं। मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इसे ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ओपन विद कोड करके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ image.html के नाम से। यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेता हूँ। टाइटल में लिख देता हूँ इमेज, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर आके सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एक पीस ऑफ टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट का कोई भी हेडिंग लिखी हुई है, कोई भी पैराग्राफ लिखा है, उसका कलर किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। बहुत इजी तरीका है। लेट्स से अगर आप एक हेडिंग टैग लगाएं यहाँ पे H1, ठीक है, और उसमें लिख दें हेडिंग, और उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग बनाएं P, और उसमें कोई भी रैंडम पीस ऑफ टेक्स्ट को आप जनरेट कर दें। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लॉरम, आप 23 लिख सकते हैं, तो ये रैंडम पीस ऑफ टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। आप वर्ड रैप करके इसे ऐसे बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है इसका कोई कलर हो जाए, तो बहुत इजी है। आपने ये जो H1 का ओपनिंग टैग है ना, यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसका नाम है स्टाइल। फिर आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है कलर, और फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है। लेट से मैं चाहता हूँ एक्वा हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ नीचे अपीयर हो रहा है, इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर या उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड और येलो हो जाए, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्टाइल कलर, मैं इसका येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत इजी है। इसी तरह से आप चाहते हैं कि ये जो हेडिंग आ रही है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं स्टाइल, आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये बिस्की चूज़ कर लेता हूँ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसकी मैं लाइव प्रीव्यू करूँ आपके सामने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्लाई हो गया था। ये बिस्की ना रख के मैं इसका कोई कलर और रखता हूँ,
ये मैं इसका ये वाला कलर रख देता हूँ अगर, तो आप ये देख सकते हैं ये इस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये इसके हेडिंग का कलर है और ये इसके पैराग्राफ का कलर है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स ऐड करने के ना मल्टीपल वेज होते हैं, यानी अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते ना, वैसे तो आपकी बुक में इस तरह से कहा गया है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है इसको ऐड करने का। सही तरीका क्या है, वो है आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिल्कुल माइनॉरिटी से CSS है, तो इसके लिए आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होते हैं इंटरनल CSS, अभी के लिए छोड़ो, बस देखो कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो आपका हेड टैग है ना, इस हेड टैग के अंदर आपको एक टैग लिखना है स्टाइल टैग, और उस स्टाइल टैग के अंदर अगर आप अपने हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आपको लिखना है, अगर हेडिंग का तो H1 देन करली ब्रासेस, और इनके दरमियान आप लिखना कलर। आप एक्वा करना चाहते हैं, एक्वा सेलेक्ट कर लें। इसी तरह से अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चूज़ करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइक से ब्लू वायोलेट, आप ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। इसी तरह अगर आप अपने पैराग्राफ में एट्रीब्यूट की बजाय इंटरनल CSS जो अभी मैं सिखा रहा हूँ उसके थ्रू कलर ऐड करना चाहते हैं, तो आप पैराग्राफ का P लिखेंगे, देन करली ब्रासेस, और इन करली ब्रासेस के अंदर आप इसका कलर मेंशन कर सकते हैं इजीली। कुछ भी कर लें आप, येलो कर लें। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। अब अगर इसकी मैं लाइव प्रीव्यू आपको करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। तो हेडिंग में जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू वायोलेट आ गया, हेडिंग का कलर क्या आ गया, एक्वा आ गया, और पैराग्राफ का कलर क्या आ गया, येलो आ गया। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में, कंटेंट में कलर और बैकग्राउंड कलर को ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को तो बैकग्राउंड कलर ही कहते हैं, लेकिन जो ये टेक्स्ट का कलर होता है ना, जैसे हेडिंग का कलर है एक्वा, इसको कहते हैं फोरग्राउंड कलर। ठीक है, तो आपकी बुक में उस नाम से मेंशन है, आप इसमें घबराना नहीं। तो ये हो गया। ठीक है, बल्कि मुझे इस फाइल का नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने बैकग्राउंड का बताया, तो मैं यहाँ कहता हूँ कलर। ठीक है, बल्कि ये सही ना, कलर। एक और फाइल मैं बनाता हूँ इमेज के नाम से, और वहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से हम एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML पेज में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं इमेज। इमेज ऐड करने के लिए बहुत आसान सा तरीका, आपको लिखना IMG देन क्लिक ऑन एंटर। और क्या है कि VS कोड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये आपको पूरा जो टैग है ना, ये अल्टीमेटली जनरेट करके दे देता है, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता, VS कोड में आपको लिखना पड़ता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉडर्न कोड एडिटर्स का इस्तेमाल करें, जैसा कि VS कोड, और इसकी इंस्टॉलेशन मैंने पहली वीडियो में अपने बताई हुई है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं इजीली। अच्छा, इमेज टैग होता है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, सिंगुलर टैग होता है, और इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। सोर्स, जिसमें आप इमेज का एड्रेस लिखते हो, मैं लिखता हूँ image.jpeg, क्योंकि यहाँ पे ये अवेलेबल है। और अगर अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेट एट्रीब्यूट, यानी अगर इमेज अपीयर नहीं हो पाती किसी वजह से, अनफॉर्चुनेटली किसी ड्यू टू रीज़न किसी वजह से, तो उसकी जगह क्या है, तो मैं कह देता हूँ आज लिखा हुआ इमेज। ओके, अब अगर इसकी मैं लाइव प्रीव्यू करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज अपीयर हुई। और ये अल्टरनेट किस तरह से काम करेगा, ये एट्रीब्यूट अल्टरनेट बहुत ईजी है यार। अगर मैं इसका नाम image1 कर दूं, तो क्योंकि image1 नाम की तो मेरे पास इधर फोल्डर में कोई भी इमेज नहीं है, इसका मतलब मैंने अपना जो लिंक है इमेज का वो गलत प्रोवाइड किया है, तो उसकी जगह अल्टरनेट एट्रीब्यूट काम करेगा। और अल्टरनेट एट्रीब्यूट में क्या प्रॉपर्टी वैल्यू है अपीयर करने के लिए, इमेज, तो वो इमेज अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप अपने HTML पेज का बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत आसान सा तरीका है। आपने बॉडी टैग देखा है ना, ये रहा, आपने ये बॉडी टैग देखा है, तो इस बॉडी टैग के अंदर ये जो स्टार्टिंग टैग है, इसमें यहाँ पे आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। वो एट्रीब्यूट क्या है, वो बहुत ईजी सा एट्रीब्यूट है। आप लिखोगे स्टाइल, ठीक है, आप लिख सकते हो बैकग्राउंड इमेज, आप ऐड कर दो, और फिर आप लिख दो इमेज, और फिर इस इमेज के अंदर आप वो इमेज सेलेक्ट कर दो, image.jpeg, ठीक है, .jpeg। बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। पहले मैं इसे इंटरनल CSS के थ्रू करता हूँ, देन आपको करके दिखाता हूँ। स्टाइल बॉडी, ठीक है,
देन मैं कहता हूँ स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल नहीं, सॉरी यहाँ पे तो स्टाइल लिखना नहीं पड़ेगा, मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ image.jpg। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ से मैं मिटाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ बैकग्राउंड image.jpeg। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी करके ऐड कर सकते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है, और एक दफ़ा इसका लाइव प्रीव्यू करते हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं भाई, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, दोबारा से लिख के देखते हैं। बैकग्राउंड बॉडी टैग का मैं इमेज लिखना चाहता हूँ, URL, यस, आपको लिखना पड़ेगा URL एंड देन आपको लिखना पड़ेगा image.jpg। ठीक है, ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है। अब आप अगर लाइव प्रीव्यू करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके बैकग्राउंड पर अप्लाई हो गया। तो बहुत इजी सा तरीका है। इसे इंटरनल CSS को आप यहाँ से कॉपी करके इस बॉडी टैग में इंसर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट एंड देन इसके दरमियान आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से इंटरनल CSS को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, तब भी ये वर्क करेगा। ये देखें, ठीक है, ओके। तो मैंने बता दिया किस तरह से हम इमेज ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई कर सकते हैं, और क्या लिस्ट होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, और किस तरह से हम अपने किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और किस तरह से हम एक इमेज को एज अ हाइपरलिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है ये। VSC कोड को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा लिंक के नाम से। ठीक है, link.html। ठीक है, यहाँ से आप बेसिक स्ट्रक्चर पहले लिख लें, और बेसिक स्ट्रक्चर का टाइटल का नाम लिख दें आप लिंक, इंक लिख दिया, लिंक लिख दें। लिंक के अंदर आप लिंक के अंदर कह रहा हूँ, बॉडी टैग के अंदर फिर आप लिख सकते हैं एक एंकर टैग, क्योंकि जब भी आपको अपनी वेबसाइट में एक ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट जनरेट करना होता है कि जो हाइपर लिंक के तौर पर काम करे। अब हाइपर लिंक क्या होता है तो मैं एक दफ़ा बता दूं, वैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, वहाँ पे तफसील से बताया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट जिस पर आप क्लिक करें तो आप किसी अनदर वेब पेज पर मूव कर जाएं। होता है ना, यूट्यूब का लिंक होता है, या यूट्यूब की किसी पर्टिकुलर वीडियो का लिंक होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का किसी पर्टिकुलर वीडियो आर्टिकल का लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस आर्टिकल पे आप मूव कर जाते हैं। तो इसी तरह से हाइपर लिंक होता है। HTML में इसे क्रिएट करने के लिए आपको लगाना पड़ता है एंकर टैग। उसके लिए आप A लिखें, देन क्लिक ऑन एंटर, और ये एंकर टैग आ गया। एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है href, जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक लिखते हो। तो मैं लिखता हूँ https://www.google.com। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो ये मैंने लिंक मेंशन कर दिया। अब ऐसा क्या टेक्स्ट रखा जाए कि जिस पर क्लिक करने पर इस वेबसाइट के, ये जिस वेबसाइट का लिंक है ना, उस वेबसाइट पे मूव कर जाएं। ठीक है, तो ऐसा क्या पीस ऑफ टेक्स्ट रखना जाए, हम गूगल लिख देते हैं। तो समझो इस बात को ज़रा। ये होता है एंकर टैग, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है href, जिसमें हम उस पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक लिखते हैं जिधर हम मूव करना चाहते हैं, और हम उधर कैसे मूव करेंगे
इस गूगल पर क्लिक करके। समझ आई ना, इस गूगल पे क्लिक करके। तो अब इसका लाइव प्रीव्यू करेंगे। लाइव प्रीव्यू किया तो ये गूगल है, इस पर आप क्लिक करें गूगल पे, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, समझ आइए। और इसी गूगल की जगह ये जो हमने गूगल लिखा हुआ है, इसी की जगह अगर आप इमेज टैग लगा दें, बहुत ईजी सा तरीका है। अगर आप इमेज टैग लगा दें और उस इमेज टैग में सोर्स एट्रीब्यूट की जगह आप अपनी इमेज दे दें और उसके अल्टरनेट में लिख दें स्पेस, तो आप कमाल देखें। अब क्या होगा, अब हाइपरलिंक काम करेगा लेकिन इमेज के तौर पर। भैया इसका क्या मतलब है, समझाता हूँ। पहले तो गूगल लिखा आ रहा था ना, तो गूगल पर क्लिक करते थे तो किसी अनदर वेब पेज पे मूव कर जाते थे, ऐसा ही है ना। अब क्या होगा कि आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो गूगल पे पहुंच जाएंगे। ये देखें गूगल ओपन हो गया। तो इसे कहते हैं इमेज को एज अ हाइपर लिंक इस्तेमाल करना। ठीक है, बहुत आसान सा तरीका। आप इसका फॉर्मेट समझ लें, दोबारा मैं समझा देता हूँ। एक एंकर टैग होता है, उसमें एक एट्रीब्यूट होता है href के नाम से। उस href एट्रीब्यूट में आप उस पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक देते हो जिधर आप मूव करना चाहते हो, और आप उधर कैसे मूव करना चाहते हो वो आप इधर इस इमेज की जगह लिखते हो, यानी इधर जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इधर लिखते हो। अगर यहाँ पे आप किसी टेक्स्ट को लिख दोगे तो वो टेक्स्ट हाइपरलिंक बन जाएगा, यानी उस पर क्लिक करने से आप href में जिसका एड्रेस दिया उधर मूव कर जाओगे। या तो आप इस पीस ऑफ टेक्स्ट की जगह इमेज टैग लगाना चाहें और फिर इधर किसी सोर्स को दे दें, यानी इमेज का एड्रेस दे दें, तो आप उस इमेज के थ्रू उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मूव कर जाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो रिवर्स करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और देखता हूँ अगला टॉपिक क्या है। प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना यार, प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस नहीं कर रहे, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल्स। तो आप देख भी सकते हैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। देखें, क्रिएटिंग अ ग्राफिकल लिंक, यानी तस्वीर, ग्राफिक्स कहते हैं पिक्चर्स को एज अ हाइपर लिंक इस्तेमाल करना, ये टॉपिक उसी के बारे में है। और एंकर टैग क्या होता है, ये देखें यहाँ पे लिखा है डिफाइन एन एंकर टैग, क्रिएट अ हाइपर लिंक टू अ वेब पेज। और ये देखें एंकर टैग की मदद से ही, ये मेरा माउस को देखें, मेरे एरो को देखें, ठीक है, ये कहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखें एंकर टैग ए जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही है यार, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया। अब टेबल किस तरह से क्रिएट करना और क्या फॉर्मेट होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने का, और क्या होते हैं इसके एट्रीब्यूट कॉल स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, बहुत पते की बात बताऊंगा कि क्या होते हैं ये और इन्हें किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। तो VS कोड ओपन कर लेते हैं और इधर एक फ़ाइल बनाते हैं टेबल के नाम से। ठीक है, table.html एंड देन टाइटल इसका सेट कर देते हैं टेबल। ठीक है, टेबल सेट कर देते हैं और बॉडी टैग के अंदर आके सबसे पहले आपको लगाना है टेबल टैग। एक टेबल क्रिएट करने लगे हो तो उसके लिए एक टेबल टैग लगाना चाहिए आपको। फिर उस टेबल टैग के अंदर आपको कितनी रोज़ चाहिए होता है ना, क्योंकि टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। 9th क्लास वाले तो बखूबी जानते होंगे, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 रोज़ एंड कॉलम्स मिला के ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बनता है। तो अगर आपका वो चैप्टर वीक है तो उसको रिवाइज कर लो, मैथ की बड़ी इंप्लीमेंटेशन है हर जगह। ठीक है, तो टेबल क्या होता है, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। तो आप अपने टेबल में कितनी रोज़ चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 3 रोज़ हों, तो मैं लिखूंगा TR, T से मुराद है टेबल, R से मुराद है रोज़। और कितनी चाहते हो, 3 चाहते हो तो इसको इनटू यानी मल्टीप्लाई कर दो विद 3, तो इधर 3 TR टैग आ गए, यानी 3 रोज़ आपके पास अवेलेबल आ गई। ठीक है, नोटपैड में आपको ये लिखने को, ये जो फंक्शनैलिटी है इनटू 3 करके 3 TR टैग बना देना एक साथ ही, ये आपको वहाँ नहीं मिलती, आपको वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मॉडर्न कोड एडिटर का इस्तेमाल करो। अब पहला जो TR टैग है इसमें मैं चाहता हूँ कि हेडिंग आए। ठीक है ना, हेडिंग ही आती है आमतौर पर। और कितनी हेडिंग्स चाहते हो आप, मैं चाहता हूँ 2 हेडिंग्स आ जाएँ, TH, तो इनटू 2 कर दूँगा। देखें 2 TH टैग अपीयर हो गए। VS कोड में आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है बट नोटपैड में आपको ये नहीं मिलती। तो पहले में मैं लिखूँगा नेम
दूसरे में मैं लिखूँगा क्लास लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी रो की बात करें तो पहले में तो हेडिंग्स आ गई, अब दूसरी में सारी सी बात है डेटा होगा। तो डेटा के लिए क्या लिखेंगे, टी फॉर टेबल, डी फॉर डेटा, तो टीडी टैग लगाएंगे। और कितने चाहते हैं आप 2 हेडिंग्स दी हैं तो 2 ही डेटा टैग्स भी आप चाहते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं Alt+Shift रेप्लिकेट करना है इसका, यानी कि कॉपी करके पेस्ट जो आप करते हो लेंथी प्रोसीजर, आप इसका डुप्लीकेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, Alt की प्लस शिफ्ट की एंड देन डाउन एरो की को प्रेस करोगे तो इसका रेप्लिकेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप इस शॉर्टकट की जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं वहाँ पे भी आपके कमेंट का रिप्लाई करते हुए वहाँ पे मेंशन कर दूँगा। अब टीडी टैग है पहला, तो पहला डेटा हम लिख देते हैं लेट से कासिम, और क्लास लिख देते हैं BSCS, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी क्लास लिख लें, यहाँ अपना नाम लिख लें। अब ये जो थर्ड रो है TR टैग लास्ट वाला, इधर भी मैं डेटा ऐड करना चाहता हूँ। कितना डेटा ऐड करना चाहता हूँ, 2 ही, तो TD × 2, और पहले में मैं क्या मेंशन करना चाहता हूँ, मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ यासिर, ठीक है। और दूसरे में मैं क्या मेंशन करना चाहता हूँ, BSCS कर देता हूँ। अब आप कहोगे सर ये BSCS क्या है, तो ना यार ग्रेजुएशन वालों को कहते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसकी जगह 9th लिख दो, ठीक है, 9th, ठीक है। तो ये होता है यार टेबल टैग, बहुत इजी था, ठीक है। इसका लाइव प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये नेम है और उसके नीचे ये नेम अपीयर हो रहा है, और ये क्लास है और उसके नीचे क्लास का डेटा अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत यार ये ईजी सा था, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कॉल स्पैन होता है और रो स्पैन होता है, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कॉल स्पैन और रो स्पैन की बात करें ना, तो रो तो आपको पता है ऐसे होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक डेटा टैग 2 रोज़ की जगह घेरे तो आप रो स्पैन का इस्तेमाल करते हो। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट से मैं ये कासिम नहीं लिखता, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने के लिए आप कर्सर रखें और Ctrl+// प्रेस कर दें तो ये कमेंट हो जाएगा। और फिर ये जो नेम की हेडिंग है ना, इधर मैं एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ रो स्पैन, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, यानी 2 रोज़ की जगह घेरे। तो अब आप इस देखना इसका लाइव प्रीव्यू क्या होता है। तो ये देखें, ये नेम है और इसने 2 की जगह घेरी है। एक तो नेम था और उसके नीचे कासिम आना था, तो उसने उसकी भी जगह घेर ली, ठीक है। और इसी तरह होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है कि लेट से कॉल स्पैन होता है, लेट से ये यासिर है, तो ये यासिर के सामने क्या आ रहा है, यासिर के सामने आ रहा है 9th। अब अगर इस 9 को मिटा दूं और फिर यासिर को इस 9 की जगह भी दे दूं तो वो होगा कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल। तो मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ, देन मैं इस यासिर के जो TD टैग है इसमें एट्रीब्यूट करता हूँ ऐड कॉल स्पैन। कॉल स्पैन करके मैं 2 कह देता हूँ, तो आप यहाँ से देख लो, ये देखें, तो यासिर को इतनी जगह दे दी गई है, ठीक है। इतनी नहीं, ये पूरी, ये जो क्लास के नीचे से लेकर यासिर तक है, और ये जो नेम है उसको कितनी जगह दे दी गई है, 2 जगह दे दी गई है, जहाँ पे पहले ये खुद था और एक वो जगह जो कासिम की थी, ठीक है। तो इस तरह से कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसकी बाउंड्री सेट करके आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगाता हूँ, इनलाइंस इंटरनल CSS में इसमें अप्लाई कर देता हूँ। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ हेडिंग H, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ .h, और यहाँ पे मैं बाउंड्री दे देता हूँ या बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर हो जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और ये मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक ये जो इस पे मैंने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैं अगर कोई क्लास देकर आपको इसकी बाउंड्री सेट करके बताऊँ तो मैं इसका नाम रख देता हूँ D, और यहाँ से मैं देता हूँ .d,
ठीक है। और यहाँ मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे अब आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर ने क्लास क्या लगाई है और ये क्या सर ने इंटरनल CSS में लगाया है, ये ज़रूरत नहीं है आपको। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, तो आप बस समझो। ये देखें, जो नेम था जिस पे हमने रो स्पैन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया था और कहा था कि ये 2 रोज़ की जगह घेरेगा, तो ये देखें इसका बॉक्स 2 रोज़ की जगह घेरा है, ये इसकी बाउंड्री है। और जहाँ पर हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट लगाया था यासिर में और कहा था कि ये 2 रोज़ की जगह घेरेगा, सॉरी 2 कॉलम्स की जगह घेरेगा, तो ये देखें यासिर ने 2 कॉलम्स की जगह घेरी हुई है, तभी तो इसकी बाउंड्री इतनी एक्सीड हुई है। अब समझ आएगी। तो ये था अबाउट टेबल्स और आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। HTML आपकी कंप्लीट हो गई, जितनी आपकी बुक में अवेलेबल थी। ठीक है, जितनी आपकी बुक में अवेलेबल थी उतनी मैंने HTML करवा दी है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल बेसिक्स थी, यानी आप बिल्कुल जर्नल सा जो है उसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि हम जितनी भी HTML अभी पढ़ी है उसकी मदद से हम एक वेबसाइट जनरेट करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें क्रिएट अ वेबसाइट ##। ठीक है, आप कमेंट कर दें। अगर मुझे 3 से 4 कमेंट्स भी मिल जाएंगे ना, मल्टीपल कमेंट्स भी मिल जाएंगे कि सर बनाएं इसको, बनाएं इसे, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।